हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो चैप्टर 9 और 10 हम लोग का था रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो आप सिलेबस हम मान के चल रहे हैं, आप लोग के पास सब सिलेबस है, सारा सिलेबस का एक एक टॉपिक पढ़ाया गया है। अभी चैप्टर 11 डुअल नेचर मतलब कि पार्टिकल नेचर वेव नेचर, दो तरह का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर वेव नेचर, मैटर एंड वेव। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो समझेंगे चैप्टर का नाम। अभी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में सबसे पहला जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या है। फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है, शायद सुने होंगे, अभी बताएंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, पहले समझिए मैक्स प्लैंक क्या बोले कि जो लाइट है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब क्या कि सबसे पहले आप अपने मन में ऐसे रखिए कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई बल्ब है, उससे लाइट निकल रहा है। तो मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग लाइट छोटा छोटा टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, और ये टाइनी टाइनी पार्टिकल जो है इसी का नाम है फोटोन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक लाइट कॉम्प्राइजेस, ठीक है, या कंपोज्ड, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। तो उसी को टाइनी टाइनी जो पार्टिकल जिससे लाइट इमेजिन कीजिए बना हुआ है, उसी को फोटोन बोलते हैं। ये जो नाम है फोटोन, ये ऐसे आइंस्टाइन दिया था फोटोन, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्स प्लैंक का है। तो क्या बोला भाई फोटोन का थ्योरी, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो टाइनी टाइनी पार्टिकल है एक्चुअली एनर्जी का पैकेट है, इसको बोलते हैं। तो फोटोन क्या होता है, तो बोलता है फोटोन इज ए पैकेट, मतलब एक फोटोन का बात हो रहा है। फोटोन इज ए पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ये सब छोटा छोटा टाइनी टाइनी जो इमेजिन कर रहे हैं आप पार्टिकल्स, टाइनी टाइनी, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है। फिर बोला अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, जो कि साइंटिस्ट का नाम है, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक ये जो टाइनी टाइनी पार्टिकल है जिसका नाम फोटोन है, जो कि पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक फोटोन के पास कितना एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज E इज इक्वल टू एच न्यू। एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, सुने होंगे, और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। तो द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज E इज इक्वल टू एच न्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। कैसे पढ़ाए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पैकेट में होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और सही क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी पैकेट, लाइट का जो एनर्जी है पैकेट में होता है। एक पैकेट के पास, जो कि फोटोन बोलते हैं एक पैकेट को, एक पैकेट के पास, एक फोटोन के पास एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। जहां पे सारा बच्चा जान रहा है पहले से भी कि H है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल, ठीक है ना। 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 आपका इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। यहां से यूनिट आप निकाल सकते हैं। रेसिप्रोक फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को इधर लाइए, तो H का निकल जाएगा एनर्जी का जूल और टाइम का सेकंड, तो जूल सेकंड 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड। बहुत बार न्यूमेरिकल में 6.6 भी ले लेंगे, 6.6, क्योंकि 2 को राउंड करिएगा तो 5 से छोटा है, तो 6.6 भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल में, इंटू 10 टू दी पावर -34। याद कर लीजिए, प्लैंक कांस्टेंट ऐसे एग्जाम में दिया रहता है। दूसरा न्यू क्या चाहिए, तो सारा बच्चा जानता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट,
जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। अब रेड का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, ब्लू का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है न्यू और प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो अगर रेड कलर का फ्रीक्वेंसी अलग है, मान लीजिए रेड लाइट है या ब्लू लाइट है या येलो लाइट है, तो सब बच्चा जानता है कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है तो हर फोटोन का, रेड कलर के फोटोन का, ब्लू कलर के फोटोन का, सब फोटोन का एनर्जी भी अलग अलग होगा। तो एक फोटोन के पास एनर्जी होता है E बराबर h न्यू। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए n फोटोन्स है तो अब नोट में देखिए क्या क्या आएगा। अगर एक फोटोन के पास एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, तो n फोटोन्स के पास कितना होगा, E बराबर n h न्यू। लेकिन उसके पहले एक और बात बताते हैं। सबसे पहले सारा बच्चा जान रहा है कि वेव इक्वेशन, फ्रॉम वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन सारा बच्चा जान रहा है। किसी वेव के लिए अगर लाइट को वेव माने तो वेव इक्वेशन आप लोग को हम पढ़ाए थे, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पे n को फ्रीक्वेंसी बोले थे, लैम्डा वेवलेंथ और v हो गया स्पीड। अब फ्रीक्वेंसी को n के जगह न्यू लिख रहे हैं इस चैप्टर में, तो v बराबर न्यू लैम्डा या लैम्डा न्यू, ये होता है वेव इक्वेशन, जो चैप्टर 8 में भी हम लोग इसका बात किए, रिफ्रैक्शन के समय भी इसका बात किए थे, 11th में तो था ही। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या लैम्डा न्यू। v है वेलोसिटी ऑफ वेव, लैम्डा है वेवलेंथ, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ। अब हम लोग लाइट के केस में v के जगह पे ले लेते हैं c, क्योंकि अगर वैक्यूम में लाइट जा रहा है तो c से नोट करते हैं। c कितना होता है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेव इक्वेशन v के जगह c, लैम्डा को रहने दो, न्यू को रहने दो। तो यहां से एक बात बताओ, हम न्यू को लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, ठीक। तो अब चलो पुट कर दो। तो देयरफॉर अभी हम पढ़ाए थे एक फोटोन का एनर्जी E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, h को छोड़ दो, न्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं c बाई लैम्डा। समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ये हो गया वेवलेंथ के टर्म में। तो ऐसे भी बोल सकते हो E बराबर h न्यू या hc बाई लैम्डा, जहां सारा स्टूडेंट जानता है कि c क्या होता है भाई, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो E बराबर h न्यू या E बराबर hc बाई लैम्डा। अब एक बताओ एक बात, विबग्योर जो बताए थे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, यही ना होता है जी। जैसे कि अगर हम लोग लाइट का विबग्योर का बात करते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो सबको पता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, आराम से धीरे धीरे यहां पर समझो, पहले वेवलेंथ लिख देते। तो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, इसी को एंगस्ट्रॉम में भी लिखता है, तो ऐसे लिखता है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम माने कितना, 10 टू द पावर -10 से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो यही होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेवलेंथ लैम्डा रेड का है। अब रेड का फोटोन होगा तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो उसका एनर्जी सबसे कम, रेड फोटोन का एनर्जी सबसे कम होगा। बात को यहाँ पे देख लो इस चीज से, ऐसा ही हम बता दिए यहाँ पे नोट में, मतलब कि नोट ही चल रहा है, मतलब कि स्टार देके इस रफ में लिख सकते हो कि भाई वेवलेंथ होता है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब फ्रीक्वेंसी का बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, वायोलेट का, क्योंकि देखो लैम्डा ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो सब जानता है कि फ्रीक्वेंसी उल्टा डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड का, फिर धीरे 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 फ्रीक्वेंसी वायोलेट का ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ऐसे होता है। तो वेवलेंथ ऐसे बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ रहा है, क्योंकि उल्टा ना होता है। अब हम वेवलेंथ पूछेंगे किसका सबसे बड़ा है, तो रेड का बोलोगे। फ्रीक्वेंसी सबसे किसका बड़ा है, तो वायोलेट का, ठीक है। रेड का सबसे कम है फ्रीक्वेंसी, तो सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या हो गया भाई, फॉर एन फोटोन्स, अगर एन वो फोटोन है, एक फोटोन, दो फोटोन, टाइनी पार्टिकल्स, तो फॉर एन फोटोन्स क्या लिख सकते हो टोटल एनर्जी को। एक फोटोन के पास एनर्जी h न्यू, तो n फोटोन्स के पास NH न्यू, या इसी को लिख सकते हैं NHc बाई लैम्डा।
NHC बाई लैम्डा। पहले इसको नोट करो, इतना को, अभी बहुत सारा नोट हम बताएंगे। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लियो। अब देखो एक ट्रिक भी याद रखना है जो कि एटम में बहुत काम आता है और अभी भी काम आता है, मॉडर्न फिजिक्स में हमेशा काम आते रहता है, कि HC का एक वैल्यू याद करना है तुमको। रुक जाओ, फिर न्यूमेरिकल से भी समझाएंगे। देखो थर्ड नोट में याद रखो कि जो अभी तुम बोले एनर्जी ऑफ वन फोटोन HC बाई लैम्डा, ऐसे लिखे थे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन HC बाई लैम्डा। तो यहां पे एक याद करना है, अगर E बराबर है H इंटू सी, अब H भी एक कांस्टेंट है, C भी एक कांस्टेंट है, तो एक याद किया जाता है ट्रिक 12400, लेकिन शर्त है कि ये 12400 तब रखना है जब लैम्डा जो है एंगस्ट्रॉम में हो, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो, और आंसर आएगा ईवी में। ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स में, बताते हैं इस पे सवाल। रुक जाओ, तो यहां पे देखो क्या है भाई, ई जो एनर्जी आएगा एक फोटोन का, HC का वैल्यू है 12400, लैम्डा तब एंगस्ट्रॉम में हो, और एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शायद सुने होंगे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का, जैसे जूल है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का। देखो जैसे प्रॉब्लम बताते हैं, सुनो, उससे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि मान लो किसी प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी दे दिया, पहले तुमको सुनना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी मान लो कि तुमको दे दिया, सिंपल, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कुछ मान लो तुमको दे दिया, मान लो 2 इंटू 10 टू दी पावर 15 दे दिया तुमको, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दिया, और बोला ना कि इस फोटोन का, एक सिंगल फोटोन का एनर्जी बताइए। अगर कोई फ्रीक्वेंसी दिया 2 इंटू 10 टू दी पावर 15 हर्ट्ज, या 14 कर दो इसको भी, चलो, और इसको कर दो 5, चलो 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी ले लिए, जस्ट ले लिए फ्रीक्वेंसी, और बोला ना कि एक फोटोन का एनर्जी बताइए। तो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज, फाइंड द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्वेश्चन क्लियर है? फाइंड द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो क्या करोगे तुम, E बराबर तुम जानते हो H न्यू। अब H को मान लो हम 6.6 ही ले लें, क्योंकि 6.62 बताए थे, 2 को राउंड कर दो, ठीक है। तो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर 14। अभी जो आंसर आएगा वन फोटोन का एनर्जी जूल में आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करें तो 6 या 5, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 33। तो यहाँ पे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 33, ठीक है। और E हो गया तुम्हारा इंटू 10 टू दी पावर, अब 14 यहाँ पे जाएगा तो -20 आ जाएगा ना, ठीक है, -20, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड करो मन में यहाँ पे। तो यहाँ पे E जूल में आंसर आ गया कि भाई इतना जूल का एनर्जी है, 33 इंटू 10 टू दी पावर -20 जूल, ठीक है, जूल में आंसर आ गया, क्योंकि हम लोग हर्ट्ज ऐसा यूनिट रखे थे। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि अगर वेवलेंथ दे दे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वेवलेंथ यहाँ पे वेवलेंथ दे दे कि भाई लेट अस सपोज मान लो 21 नैनोमीटर, ध्यान दो वेवलेंथ। अब हम यहाँ पे वेवलेंथ दे दे तुमको कि 210 नैनोमीटर, ऐसे ले लिए। क्वेश्चन हम बना रहे हैं जस्ट अपने से, सॉरी एंगस्ट्रॉम में लेना था, ऐसा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, बस तुम समझना क्वेश्चन बना रहे हैं।
अब 2100 एंगस्ट्रॉम दे दिया, ठीक है, किसी के रेडिएशन का। तो अगर 2100 एंगस्ट्रॉम दे दिया, बोला कि बताइए एनर्जी ऑफ उस फोटोन का, एनर्जी रेडिएशन का तुमको दे दिया, तो फिर यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में अगर दिया हुआ है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो E बराबर एच सी लैम्डा, ठीक है। लेकिन एच सी ले लोगे 12400, याद कर सकते हो, ट्रिक है। 2100 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में पुट कर दो, लेकिन शर्त है कि ऐसे करोगे तो आंसर फिर जूल में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पता चलेगा एटम चैप्टर में। एटम चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करो, कुछ भी हम सवाल अभी बस समझाने के लिए बना दिए। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग इसको काटेंगे, समझ में आ रहा होगा, अगर इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट रहा है, तो ना 124/21 अपना डिवाइड कर लेना तुम, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अपना डिवाइड वगैरह करते रहना, कुछ भी एक सवाल बना दिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो सिंपल में इसको हम अभी 2000 कर देते हैं एंगस्ट्रॉम, तो EV 2000, तो मान लो सवाल बदल दिए, 2000 आ गया तो जीरो कट गया, चलो काटो यहाँ पे, तो E हो गया 6 बार में, और E कट गया 2 बार में, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अगर लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन ऐसे निकाल लोगे, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये याद रखना। चलो नोट करो जल्दी से। देखिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। मान लो क्वेश्चन बोले फाइंड टोटल नंबर ऑफ फोटोन इन रेडिएशन एनर्जी, of find total number of photons in radiation energy of 6.63 जूल। मान लो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इन रेडिएशन एनर्जी ऑफ 6.63 जूल, मतलब n निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है। एनर्जी ही दे दिया है तुमको, और एक चीज और देगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू दी पावर, मान लो ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू दी पावर 12 हर्ट्ज। चलो फ्रीक्वेंसी भी दे दिया। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इन रेडिएशन एनर्जी ऑफ 6.63 जूल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू दी पावर 12 हर्ट्ज। क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, अब तुम जानते हो एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, E बराबर h न्यू, तो n फोटोन्स के पास कितना होता है, E इज इक्वल टू NH न्यू। बहुत इजी लग रहा होगा। अब यहाँ पे बताओ हमको n निकालना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं E/h न्यू, देख लो अच्छा से। अब आओ E कितना दिया है, तो 6.63 जूल में है, याद रखना। अब h हम लोग ऐसा यूनिट में कितना है, 6.63 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -34। अब याद रखना ये कैसे किए, क्योंकि 6 देखो राउंड करने का बात है, इसमें कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि 6.626 होता है। अब यहां से राउंड कर दें तो राउंडिंग करने पे हम इसको 6.63 भी तो लिख सकते हैं, कि इसको क्योंकि 5 से बड़ा है, इसको राउंड करेंगे तो इधर 1 जुटेगा। ये सब 11th में पढ़ाए थे ना, राउंडिंग ऑफ, 11th स्टैंडर्ड में बेसिक फिजिक्स में समझा रहे थे। तो अगर राउंड करोगे तो यहाँ पे 1 जुट जाएगा, तो वही चीज है। तो हम लिख सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को ऐसे 6.63। चलो कैलकुलेशन का बात है, तुमको जो करना है फिर करो, वैल्यू पुट करना, ये सब कोई सवाल थोड़ी, बहुत ईजी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 6.63 तो कट गया, और E हो गया 22, ठीक है, और ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर 22 नहीं आ गया। तो इतना फोटोन से इतना रेडिएशन एनर्जी में नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, फोटोन्स कितना होगा, तो बस फॉर्मूला पे रखना था, ठीक है ना। यहाँ पे भी बस फॉर्मूला पे रखना था, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। और यहाँ पे वो नॉलेज का बात है, तो थोड़ा ब्रेन में रखो कि अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो H इंटू C का वैल्यू होता है 12400, ठीक है, लेकिन आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये वही बात, थोड़ा एक्स्ट्रा बातें याद रखो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो वीडियो पॉज करके सब नोट कर लो पहले।
फोटोन, टाइनी पार्टिकल्स, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एक फोटोन के पास कितना एनर्जी, E बराबर एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए देखिए पूरा रब करते हैं, अभी तो समझ ही गए होगा सब। याद रखना, खुद से कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं, अभी बाद में तो प्रॉपर क्वेश्चन तुमको मिल ही जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन बनाते हैं अपने मन से और फिर कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। देखिए जैसे कि अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ए बल्ब लेते हैं या एक सोर्स ऑफ लाइट है ए बल्ब, तो ए बल्ब ऑफ पावर 66 वॉट, कैलकुलेशन को भी देखना है। अब एक बल्ब है जो 66 वॉट का है, तो ए बल्ब ऑफ पावर 66 वॉट इज इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बल्ब ऑफ पावर 66 वाट इमिटिंग लाइट। अच्छा एक चीज सुन सकते हो, सवाल बनाते हैं, अब यही हम लिखे 6000 एंगस्ट्रॉम, या इसी को लिख दे 6000 नैनोमीटर, तो एक ही चीज है दोस्त। ये बात तुम समझते होगे कि 6000 एंगस्ट्रॉम बोले या 600 नैनोमीटर बोले एक ही चीज है, करके देख लेना। तो बल्ब ऑफ पावर 66 वाट इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer. Find the number of photons emitted per second. Find the number of photons emitted per second by the bulb. तो बल्ब से प्रत्येक सेकंड कितना फोटोन निकल रहा होगा। पहले क्वेश्चन को समझो कि भाई एक बल्ब है, ऐसा इमेजिनरी एक फिगर बनाओ ऐसे मन में, बल्ब है और बल्ब का जो पावर है, पावर 66 वाट का बल्ब है। कैसे बोलते हैं 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट, तो पावर है 66 वाट। ठीक है, अब इससे कितना टाइनी पार्टिकल, क्योंकि अब लाइट को तुम पार्टिकल के रूप में देख रहे हो जिसका नाम है फोटोन, तो अब लगातार कंटिन्यूअसली लाइट अगर जला हुआ ऑन है तो इससे फोटोन्स निकल रहा होगा ना जी, लाइट निकल रहा होगा। मतलब अब लाइट को किस रूप से देखना है, फोटोन की, लाइट निकल रहा है मतलब फोटोन निकल रहा है। सोचना है कि लाइट छोटा छोटा पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल फेंक रहा है। अब कितना टाइनी पार्टिकल एक सेकंड में फेंक रहा है ये 66 वाट का बल्ब, दैट इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो समझो भाई हम लोग को नंबर ऑफ, पहले मान लो स्मॉल एन क्या है, तो स्मॉल एन एन बाई टी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स, यही हम लोग को निकालना है स्मॉल एन, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड एक ही चीज है दोनों। नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड या इन 1 सेकेंड, तो इसको स्मॉल एन मान लीजिए, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड मतलब एन बाई टी। अब सारा बच्चा जानता है कि भाई E बराबर हम बताए थे एन एच न्यू, क्योंकि एक फोटोन के पास एनर्जी एच न्यू, तो एन फोटोन्स के पास टोटल एनर्जी टू ई टोटल एनर्जी ऑफ एन फोटोन्स एन एच न्यू। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, और इसको हम एच सी बाई लैम्डा लिख दे रहे हैं। बताए थे ना यहाँ पे कि न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, तो न्यू को लिख दिया सी बाई लैम्डा। तो चलो अब एनर्जी बाई टाइम को हम पावर लिख सकते हैं, और एन बाई टी को स्मॉल एन जो कि हमको निकालना है, और ई अपने जगह पे हो गया। अच्छा एच सी बाई लैम्डा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ ना दिया हुआ बेटा, फ्रीक्वेंसी देता तो रहने देते ऐसा ही। अभी हम लोग को इस प्रॉब्लम में लैम्डा दिया हुआ है, तो एन न्यू के जगह लैम्डा कर दिए, एच सी बाई लैम्डा। वही चीज है ई बराबर एच न्यू या ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, और एन के लिए, एन पार्टिकल्स के लिए, एन फोटोन्स के लिए ई बराबर एन एच न्यू या ई बराबर एन एच सी बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी देगा तो न्यू यूज करो, वेवलेंथ देगा तो लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करो। चलो अब यहां से एन स्मॉल एन पावर पी लैम्डा बाई एच सी, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, सब चीज एसआई यूनिट में रखते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट में दिया हुआ है पावर। पावर कितना है 66 वाट मतलब 66 जूल पर सेकेंड।
चलो वेवलेंथ कितना है भाई, तो वेवलेंथ है 600 नैनो। अब नैनो सब जानता है 10⁻⁹ सी एच कितना है, तो 6.6 ही लेते हैं। देखें ना, अब तुम समझ रहा होगा कि क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा कैलकुलेशन को एडजस्ट करते हैं। अब हमको देख रहा है कि 66 है, एच का वैल्यू हम जानते हैं 6.6 समथिंग छोटा छोटा इंटू 10⁻⁻34। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं ताकि कट के आंसर जल्दी आए, यही प्रैक्टिस करना है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 80 हो गया, 3 इंटू 10⁸। ठीक, अब ई अगर कटेगा तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, 66 कटेगा तो ऊपर ही डेसिमल का एक 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 3 से 2 बार में कटेगा, 3 2 जा 6, तो ये भी आपका 200 लिख देते हैं अभी। चलो, तो ये कट गया, ये भी कट गया, और ये दोनों हो गया तुम्हारा -26 हो गया ना जी, -8 है, तो -26 ऊपर आ जाएगा। तो ई पहले रहने दो, तो +26 हो जाएगा। देखो तो नीचे का हमको लगता है सब गायब ही हो गया। तो इसका तो खेम खत्म हो गया, तो 10 हो गया, फिर इसका भी हो गया, और ई दोनों हो गया -26। समझ में आ रहा होगा, -26 -26 ऊपर गया, क्योंकि -34 में से 8 जाएगा तो -26, -26 ऊपर जाएगा तो +26। तो चलो इसमें आगे थोड़ा कैलकुलेशन करो, क्या हो गया, 2 को रहने दो, 1 2 3 3 0, इसमें जो है 10⁻⁻6 इंटू 10⁻26। तो चलो इतना हो गया, इतना फोटोन्स पर सेकेंड, फोटोन्स पर सेकेंड। तो 2 इंटू, तुम कैलकुलेशन ऐसे चेक कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन तुम लोग अपना चेक कर लेना, सही होगा। 2 इंटू 10⁻20 फोटोन्स पर सेकेंड। मतलब तुम देखो कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर वैल्यू तो अपना पुट करते रहना कि भाई ई बार n फोटोन्स के लिए ई बराबर NH न्यू, फिर टाइम से डिवाइड कर दिया, एनर्जी बाई टाइम पावर सब जानता है, एनर्जी बाई टाइम पावर, और n/t को हम स्मॉल n माने तो वही निकालना था, फिर अरेंज करके वैल्यू को पुट किए। ठीक है ना, 600 नैनोमीटर दिया था, नैनो को माने होता है 10⁻⁹। ठीक है, तो चलो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी जान लेते हैं, फोटोन्स का कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में और चर्चा करते हैं। देखो देखो, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। देखिए, फोटोन्स का रेस्ट मास, कुछ और प्रॉपर्टी, तो कुछ और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सम स्टार में सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। देखो सबसे पहले फोटोन का एनर्जी हम लोग पढ़े E = H न्यू। ठीक है, अब एक बहुत सुंदर बात क्या बताए थे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। तो ये तो गजब हो गया कि फ्रीक्वेंसी अगर नहीं चेंज करता है तो एनर्जी भी नहीं चेंज करेगा फोटोन का। तो इफ लाइट चेंजेस मीडियम, या कोई रेडिएशन भी बोल सकते हो, अगर रेडिएशन या लाइट जो बोलो, अगर मीडियम बदल दे, हवा से पानी में चल जाए, हवा से ग्लास में चल जाए, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं बदलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि इफ लाइट, या तुम रेडिएशन भी लिख सकते हो, कोई रेडिएशन है, इफ लाइट और रेडिएशन changes medium, then energy of photon, do not change because frequency does not change। ठीक है, तो देख लो भाई,
तो सिंपल सा बात है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, बस दिमाग में रखो। अब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा तो एनर्जी और फोटोन नहीं बदलेगा। मतलब रेड कलर लाइट का फोटोन है, ठीक है, उसके पास कुछ एनर्जी है, तो अगर जो हवा में है अगर वो चला गया तुम्हारा पानी में या ग्लास में तो वही एनर्जी होगा रेड फोटोन का, E बराबर एच न्यू, ठीक है। चलिए याद रखना, क्या कोई बच्चा ने क्या बदलता है तो स्पीड बदलता है। देखो कैसे, जैसे देखो यहाँ पे E बराबर, और थोड़ा रिसर्च करो, एच सी बाई क्या होता है लैम्डा। अब होता क्या है ना कि हम तुम लोग को बताए हैं, ऑफलाइन में भी बता रहे थे कि एच सी, अब सी के जगह अब सब जानते हैं कि मीडियम में जाएगा तो यहाँ पे सी बाई म्यू हो जाएगा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, स्पीड बदल जाता है म्यू टाइम्स। अगर हवा से या वैक्यूम से कोई मीडियम में जाता है लाइट तो उसका स्पीड म्यू टाइम्स घट जाता है और वेवलेंथ भी म्यू टाइम्स घट जाता है। और ये बात तो हम YDSE में भी किए थे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नहीं किए थे हम लोग, जो न्यूमेरिकल बनाए थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, कि जब भाई पूरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी में करेंगे तो वेवलेंथ पे क्या असर होगा, तो बोले तो ना कि वेवलेंथ म्यू टाइम्स घट जाता है तो फ्रिंज विड्थ भी पतला हो गया था, तो उस समय भी किए थे। अब यहाँ मजा का बात क्या है कि म्यू म्यू कट जाएगा और फिर से वही आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा, जो मीडियम में, जो वैक्यूम में है एनर्जी वही मीडियम में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि म्यू म्यू कट ना जाएगा, सी पे भी घट गया, म्यू भी घट गया, तो ये तो म्यू कट जाएगा। तो याद रखना, सी बदलता है, डिक्रीज हो जाता है म्यू टाइम्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। वेवलेंथ लैम्डा भी बदलता है म्यू टाइम्स, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो ये बात को तुमको दिमाग में रखो। दूसरा बात देखो, एक कॉन्सेप्ट है रेस्ट मास और काइनेटिक मास का। तो क्या बोलता है, रेस्ट मास, जैसे हम लोग का रेस्ट मास है, अभी हम रेस्ट में है तो मेरा मान लो 70 kg, ठीक है, तुम्हारा मान लो 90 kg। तो रेस्ट मास माने क्या, जब हम लोग रेस्ट में है, तराजू पे हम लोग कोई चढ़ा के तौल दे तो कोई आ जाएगा। लाइट कभी रेस्ट में कहाँ होता है, लाइट तो चलते रहता है, कभी हमसे टकराया उधर दीवार से चला गया, दीवार से टकराया उधर चला गया। लाइट रेस्ट में नहीं होता है, तो रेस्ट मास लाइट का नहीं होता है। तो रेस्ट मास ऑफ लाइट या रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता ही नहीं है, इज जीरो। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। तीसरा, द काइनेटिक मास होता है, लेकिन सुनना ध्यान से, फोटोन के पास काइनेटिक मास होता है, क्योंकि फोटोन तो चल रहा है। काइनेटिक मास का मतलब होता है जब कोई चीज चल रहा है तब जो उसके पास मास होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक मास। रेस्ट मास, तो अब देखो काइनेटिक मास, अब द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। तो देखो काइनेटिक मास ऑफ फोटोन क्या हो गया, अब क्या पढ़े थे, ध्यान दो, शायद तुम पढ़े होगे E बराबर mc स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का फेमस रिलेशन है, इसको बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। E बराबर mc स्क्वायर, ऐसे 11th में भी एक बार डिस्कस किए थे कोलिजन के एंड में। E बराबर mc स्क्वायर की एनर्जी मास है। आइंस्टाइन क्या बोला था, एनर्जी मास है और मास एनर्जी है। इसको बाद में इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन की थ्योरी में, जब पढ़ाएंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट, तो इसको बताएंगे। E बराबर mc स्क्वायर, या तुम जानते होगे E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। मेरे ऑफिस में आओगे तो इसका आइंस्टाइन का फोटो के साथ लगा भी हुआ है मेरे ऑफिस में, कोचिंग में, E बराबर mc स्क्वायर का लिखा हुआ फॉर्मूला। तो E बराबर mc स्क्वायर मास एनर्जी है, एनर्जी मास है, यही आइंस्टाइन बोला कि दोनों इक्विवेलेंट है। अब E बराबर mc स्क्वायर से देखोगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, E बाई सी स्क्वायर हो गया। अब E निकालने तो तुमको आता है, अगर एक फोटोन हम दे दे, उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दे दें कि भाई रेड कलर का फोटोन है, ब्लू कलर का फोटोन है, तो तुम उसका एनर्जी तो निकाल लोगे, E बराबर एच न्यू से या एच सी बाई लैम्डा से एनर्जी तो निकाल लोगे ना। अब अगर एनर्जी को डिवाइड कर दोगे सी स्क्वायर से तो जो मास आएगा वो काइनेटिक मास होता है फोटोन का। तो फोटोन का याद रखना रेस्ट मास जीरो, क्योंकि रेस्ट में होता ही नहीं है। तुम क्या लाइट को पकड़ के तौल दोगे क्या, नहीं, थोड़ी ना लाइट को पकड़ के तौल दोगे, लाइट रेस्ट में होता क्या है। तो रेस्ट मास फोटोन का जीरो होता है, लेकिन काइनेटिक मास होता है फोटोन के पास, कितना होता है भाई, तो E बाई सी स्क्वायर। और E तो निकालने तुमको आता ही है फोटोन का, एक फोटोन का E बराबर एच न्यू से, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी से, ठीक है। तो ये सब जानकारी तुम फोटोन के बारे में रखो,
ये एक बेसिक आज जो हम तुमको दिए ना, ये बेसिक एलिमेंट्री आइडिया है मॉडर्न फिजिक्स का, फोटोन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सब बच्चों को आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी से सवाल आता है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक्सपेरिमेंटल स्टडी मेन उसी से प्रॉब्लम्स आता है। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे फोकस करेंगे। और फिर एक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वो पढ़ेंगे, खत्म। यही 3 टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है डिटेल में, ठीक है? तो आज इसको नोट करिए। बाय बाय।